नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। अमरोहा में अवैध कब्जा हटाने पर मारपीट हुई है। आपको बता दें कि नगर पालिका टीम पर लोगों ने हमला किया है। एक महिला को धक्का दिया गया। वहां पर अवैध कब्जा खाली कराने के लिए टीम पहुंची हुई थी। ये तस्वीरें हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। डंडों से लैस वहां पर ये महिलाएं और लोग वहां पर आप देख सकते हैं। एक महिला ने दूसरी महिला को वहां पर धक्का दिया। अवैध कब्जा कराने के लिए टीम पहुंची थी। ये दो तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर में आप देखिए किस तरीके से महिला ने महिला को धक्का दिया, और दूसरी तस्वीर कार्रवाई के विरोध में वहां पर हंगामा किया गया। थाना गजरौला के कस्बे का ये पूरा मामला है। और बातचीत करने के लिए शिवोम हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिवोम, अवैध कब्जा खाली कराने के लिए टीम पहुंची थी, इतना बवाल कैसे बढ़ गया कि लाठी डंडे तक निकल आए? अनुभव, मैं बात को बता दूं, अमरोहा जनपद में भूमाफियाओं का आतंक फैला हुआ है। जिस कदर भूमाफियाओं ने सरकारी जमीनों पर ही मतलब बेच दिया गया अवैध तरीके से, और जो स्थानीय लोगों ने उन्हें पता चला कि नगर पालिका की जमीन की बेच दी गई है, तो उन्होंने कब्जा कराने पहुंची है, तो कब्जा मुक्त कराने पहुंची थी, जिसको लेकर उनकी नोकझोंक नगर पालिका कर्मियों से हुई है। बहुत तरह महिलाओं ने डंडा लेकर सामना किया। तो महिलाओं को बिल्कुल शिवम, बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। योगी आदित्यनाथ एक बार फिर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक्शन में हैं। दरअसल फर्रुखाबाद में खाद्यान्न आपूर्ति में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया था। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया है। उन्होंने अपर जिला अधिकारी, तत्कालीन प्राचार्य और लेखाकार के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। तो बड़ी खबर, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की सरकार की जो रीति है, वो लगातार सरकार उसी पर आगे बढ़ रही है, और खाद्यान्न आपूर्ति में भ्रष्टाचार के मामले पर एक्शन लिया गया है। फर्रुखाबाद के 3 अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। उन्होंने अपर जिलाधिकारी, तत्कालीन प्राचार्य और लेखाकार के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। तो भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये साफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है। और इसी को लेकर के लगातार तमाम जिलों में भ्रष्टाचार के मामले सामने आने के बाद एक्शन लिया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है। तो भ्रष्टाचार पर योगी सरकार एक्शन में है और लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। आज 3 अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। फर्रुखाबाद के 3 अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में परिवारवाद पर सियासी घमासान मचा हुआ है। नड्डा ने दावा किया है कि बीजेपी में परिवारवाद नहीं है, तो अखिलेश यादव ने पलटवार कर दिया। उन्होंने शायद नड्डा को जानकारी नहीं है, ये कहा बीजेपी सबसे लंबा परिवारवाद चलता है बीजेपी के अंदर। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दावा किया कि बीजेपी सरकार एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना पर काम करती है, किसी जाति, धर्म, संप्रदाय को आगे बढ़ाने का काम नहीं करती है। बात कुछ भी हो, लेकिन बीजेपी लगातार परिवारवाद पर सियासी पार्टियों को घेरने का काम करती है। बीजेपी खुद को पाक साफ बताती है, इस बात का दावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर बीजेपी के तमाम नेता करते हैं। बीजेपी ने लखनऊ में प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल हुए। बीजेपी ने एक बार फिर से परिवारवाद पर वही लाइन ले ली है, इस पर अखिलेश यादव ने सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन बीजेपी दावा करती है कि हमारी पार्टी जाति, धर्म, संप्रदाय को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करती है। वो योजनाएं लोगों के हितों को देखते हुए लागू करती है, जबकि पिछली सरकारों ने सत्ता के लिए हर तरह का नापाक गठजोड़ किया है। ऐसे में बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की तर्ज पर सबका साथ, सबका विकास करती है। बीजेपी में ना कोई जाति देखी जाती है, ना कोई धर्म देखा जाता है, ना कोई संप्रदाय देखा जाता है। इस पर अखिलेश यादव ने भी बीजेपी पर पलटवार किया। उन्होंने कह दिया है कि जितना बीजेपी के लोग परिवारवाद में डूबे हुए हैं, उतना किसी और पार्टी में परिवारवाद नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मंत्री जी पीछे कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप सब जोर हर जगह देखेंगे, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, चाहे वो रीजनल पार्टी, सभी पार्टियां परिवारवाद के घेरे में आई हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र पार्टी है जहां एक साधारण परिवार से आने वाला व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री
सबसे ज्यादा परिवारवाद अगर कहीं है किसी में तो भारतीय जनता पार्टी में है। वो दूसरों पे आरोप जब लगाते हैं, हम ही अगर उंगली एक उठाएं किसी पर तो हमारे पे कितनी उंगलियां उठ रही हैं, सोचो। कहां परिवारवाद नहीं है उनका? किसी के पिताजी दादा क्या हैं, कौन क्या है, नाम गिनाए क्या? वो वीडियो चलता है फेसबुक पे और कई बार सोशल मीडिया पे, उनका कितना लंबा परिवारवाद है। मैं कहूंगा आप मुझे कोई एक ऐसा कांटेक्ट दे दीजिए जिससे मैं मेल करके बता दूं कि उनका कितना बड़ा परिवार है और कितना बड़ा परिवारवाद है उन पार्टी में। एक एक योजनाओं को आप देखेंगे, उसमें न जाति का भू है, न परिवार का भू है, न किसी प्रकार की क्षेत्र का, न भाषा का, न मत का, न मजहब का, न संप्रदाय का, किसी प्रकार का नहीं। एक ही भाव है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। वहीं बीजेपी अपनी पार्टी को बूथ स्तर पर एक बार फिर से सक्रिय करने में जुटी हुई है। इसका संदेश जेपी नड्डा ने बीजेपी कार्यालय में हुई बैठक के बाद संबोधन से बहुत साफ कर दिया। माना जा रहा है कि पार्टी चुनावों को देखते हुए योगी मंत्रिमंडल में बदलाव कर सकती है। ये बदलाव सियासी जमीन को देखते हुए किए जाएं ताकि 2022 के चुनाव को जीतने की गोठी सेट की जा सके। लखनऊ में बीजेपी का बूथ सम्मेलन शुरू हुआ। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी इस सम्मेलन में शामिल हुए। बीजेपी मिशन 2022 की तैयारियों में जुटी है। वहीं पंचायत चुनाव को लेकर भी बूथ सम्मेलन में मंथन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी एक बात कहते हैं, चुनाव जीतने का मंत्र अनेक हो सकते हैं, लेकिन सबसे सहज और सरल मंत्र है कि बूथ जीता तो चुनाव जीता। और उस बूथ के अध्यक्ष के बल पर उस प्रकार की कमेटी और उसके कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाना। और संभवतः भारतीय जनता पार्टी एकमात्र दल है। सभी पार्टियां परिवारवाद के घेरे में आई हैं। कोई पार्टी नहीं बची है। पिता अपना पैटर्न बेटे को ही दे के जाएगा, बाकी सब जितने हैं झंडा लेके दौड़े। ये भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र पार्टी है जहां एक साधारण परिवार से आने वाला व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बनता है और देश की तस्वीर बनता है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष लखनऊ के 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन बीजेपी दफ्तर में राम मूर्ति को स्थापित किया गया। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए, जिन्होंने जेपी नड्डा को भगवान राम की मूर्ति भेंट की है। इन तस्वीरों के जरिए संदेश बहुत साफ दिया गया कि भगवान राम में हमारी आस्था अपार है, लेकिन इसके सियासी मायने बहुत साफ हैं। बीजेपी को 2022 का चुनाव भी दिख रहा है। ऐसे में बीजेपी किसी भी हाल में राम से खुद को अलग थलग नहीं दिखाना चाहती है, इसलिए हर मौके पर राम का नाम और उनसे खुद को जोड़े रखने की सियासी चाल चलती रहती है। आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर निर्माण का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा ने आज पूरे वैदिक रीति रिवाज के साथ नींव का पूजन किया। नींव की खुदाई का काम फरवरी से शुरू होगा। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए नींव का पूजन हुआ। वैदिक रीति रिवाज के साथ नींव पूजन किया गया। राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र ने नींव का पूजन किया। भवन निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र ने भगवान विश्वकर्मा की पूजा और अर्चना की। रामलला के गर्भगृह के पास से अभी तक मिट्टी हटाई जा रही थी। नींव की खुदाई का काम फरवरी से शुरू होगा। सांकेतिक तौर पर शुरू रामलला के परिसर में नींव की खुदाई का काम फरवरी महीने से युद्ध स्तर पर शुरू होगा। इंजीनियरों की निशानदेही के बाद वैदिक रीति रिवाज के साथ भूमि पूजन किया गया। पूजन के बाद नृपेंद्र मिश्र ने फावड़ा चलाया। NGRI फिर से मिट्टी की जांच कर सकती है। नींव की खुदाई के साथ मंदिर निर्माण में इस्तेमाल होने वाले पत्थर की क्वालिटी टेस्टिंग और परचेजिंग का काम चलता रहेगा। नींव निर्माण के साथ सरयू नदी का भूमिगत प्रवाह रोकने के लिए प्रस्तावित रिटेनिंग वॉल के निर्माण का काम भी नींव की खुदाई के बाद ही संभव है, क्योंकि खुदाई के दौरान निकलने वाली मिट्टी वहां से हटानी होगी। आगे बढ़ते हैं। वैक्सीनेशन की तैयारियों को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी तैयारियों के साथ जमीनी हकीकत को भी समझने का काम कर रहे हैं। इसी का नतीजा है कि मुख्यमंत्री वैक्सीनेशन सेंटर तक जाकर मुश्किलों को समझने का काम कर रहे हैं और लोगों को भरोसा दिला रहे हैं कि सरकार आपके साथ खड़ी है।
कोरोना से बड़ी जंग के लिए देश के साथ यूपी में भी बड़े स्तर पर कोविड वैक्सीनेशन जारी है। कोरोना वॉरियर्स यानी स्वास्थ्य कर्मचारियों को वरीयता पर इसकी पहली डोज दी जा रही है। दूसरे चरण में छूटे हुए हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीनेशन किया जा रहा है। यूपी में 1500 बूथ बनाए गए हैं। सीएम योगी लखनऊ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में पहुंचे और वैक्सीनेशन प्रोग्राम का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह भी मौजूद रहे। यूपी में कोरोना टीकाकरण के लिए सुरक्षा के भी पर्याप्त इंतजाम है। सभी कोल्ड चेन पॉइंट पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। टीकाकरण से जुड़े किसी भी तरह की समस्या के लिए राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 और राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क किया जा सकता है। कोविन पोर्टल पर सभी स्वास्थ्य कर्मियों का पहले ही पंजीकरण करवाया जा चुका है। बात अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव ने आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा से रामपुर जाकर उनके घर में मुलाकात की है। ये मुलाकात तब हो रही है जब तंजीन फातिमा 10 महीने बाद सीतापुर जेल से जमानत पर रिहा होकर आई है। इस मौके पर आजम खान के बेटे से भी अखिलेश यादव ने मुलाकात की है। ये मुलाकात इसलिए खास है क्योंकि आजम खान के जेल जाने के बाद पहली बार ये मुलाकात है जब अखिलेश यादव उनके घर जाकर उन्होंने मुलाकात की है और विश्वास दिलाया कि पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है। अखिलेश ने जवाहर यूनिवर्सिटी पर हुई कार्रवाई को गलत बताते हुए सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। राम गोविंद चौधरी आए, लीडर ऑपोजिशन, और लीडर्स आए, हम खुद आए, लगातार लड़ रहे हैं। लेकिन जो कागज की लड़ाई है, जो सरकार कागज गलत बना रही है, लेखपाल उनका, तहसीलदार उनका, एसडीएम उनका, डीएम उनका, एसपी उनका, तो जो कागज की लड़ाई है वो तो न्यायालय में पहुंच गई है। हमें पूरा भरोसा न्यायालय पे। इस मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने जवाहर यूनिवर्सिटी में जाकर पीसी की। उन्होंने सीधे योगी सरकार को आड़े हाथों लिया और आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार को सुंदर चीजें अच्छी नहीं लगती, इसलिए कोई भी अच्छी चीज होगी तो तोड़ने पर विश्वास रखते हैं। जिन्होंने जिंदगी भर ठोकना मारना सीखा हो, उनसे पढ़ाई की उम्मीद कोई कैसे कर सकता है। दरअसल योगी सरकार जवाहर यूनिवर्सिटी की जमीन 70 हेक्टेयर को अपने कब्जे में ले लिया था, जो अवैध थी। उस पर योगी सरकार ने कार्रवाई की। ऐसे में अखिलेश यादव ने इसी को अब बहाना बनाया है और योगी सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री खुद पढ़े लिखे, पढ़ाना लिखाना नहीं चाहते लोगों को, तो अभी तक सड़कों पर क्यों नहीं आया? लगातार विधानसभा, लोकसभा, विधान परिषद, समाजवादी पार्टी ने आंदोलन प्रदर्शन जगह जगह किया है। आजमगढ़ में एसपी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का आशियाना बनेगा। इसको लेकर आज पार्टी के नाम से 1 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री हुई। रजिस्ट्री ऑफिस में बैनामा कराने के लिए पार्टी के कई दिग्गज नेता पहुंचे हुए थे। शहर से 10 किलोमीटर दूर एयरपोर्ट के पास अनवरगंज में एसपी का हाईटेक कार्यालय और आवास बनेगा। जल्द ही कार्यालय का निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। पार्टी नेताओं का कहना है कि अखिलेश यादव 2022 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में इसी कार्यालय से पूरे पूर्वांचल को साधने का काम करेंगे। आदरणीय अखिलेश यादव जी आजमगढ़ के सांसद भी हैं और आज वो यहाँ पर समाजवादी पार्टी का एक कार्यालय बनने जा रहा है, जिससे यहाँ की जो पूर्वांचल की लड़ाई है, जो यहाँ गरीब किसान नौजवानों की लड़ाई है, उसको एक धार मिलेगी और एक बड़ा संदेश जाएगा पूरे पूर्वांचल के लिए। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की तबीयत ठीक नहीं होने के चलते पार्टी नए अध्यक्ष की तलाश में जुटी हुई है। इसकी तस्वीर जून में साफ हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में यह फैसला लिया गया है। पार्टी नेता के.सी. वेणुगोपाल ने मुताबिक सभी सदस्यों ने मिलकर सोनिया गांधी से चुनाव पर चर्चा की है। इसके बाद तय हो गया है कि जून में कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिल जाएगा। लेकिन यह साफ नहीं है कि कांग्रेस अध्यक्ष कौन होगा, क्योंकि राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर खुद को बाहर रहने की बात वो कह चुके हैं और सोनिया गांधी की तबीयत ठीक नहीं होने के चलते अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती है। मोदी सरकार बजाय किसानों के जख्मों पर मरहम लगाने के, बजाय लाखों किसान जो ठिठुरती सर्दी में अपनी कुर्बानी देकर भी न्याय की गुहार लगा रहे हैं, उनकी मांग मानने के, देश के किसानों, खेत मजदूरों और गरीबों को एक षड्यंत्रकारी तरीके से देशद्रोही साबित करने में लगी है। इसकी कड़ी निंदा करते हुए खबरें और भी हैं। फिलहाल एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।